हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में क्या होती है, कितने टाइप की होती है और बेसिकली उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया। तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनको पहले कौन सी वीडियो देखना है, उनको लास्ट वाली वीडियो देखना है, और लास्ट वाली वीडियो से वहाँ पर जाकर आप पूरा पैकिंग एफिशिएंसी को वहाँ से डिस्कस या स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, तो ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स थे, मैंने आपको बताए थे। अब हम 1 बाय 1 करके उन सारे स्ट्रक्चर्स को लेने वाले हैं और उनमें हम पैकिंग एफिशिएंसी को किस तरह से पढ़ते हैं वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पैकिंग एफिशिएंसी की, तो मेरे फर्स्ट टाइप में आ जाएगा HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसको हम क्या कहते हैं, CCP को क्या बोलेंगे, CCP को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो ये 2 टाइप होते हैं, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ये होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो दोनों में ही जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो सेम होती है, चाहे आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ले लो, चाहे आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर ले लें। दोनों के अंदर ही अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो वो सेम होती है, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर एक यूनिट सेल ले लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको एक यूनिट सेल ले रही हूँ, ये रहा मेरा यूनिट सेल। तो ये मेरा यूनिट सेल मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इस यूनिट सेल को लेने के बाद देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक पार्टिकल मैंने यहाँ बनाया, फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और पार्टिकल यहाँ पर, ठीक है। और एक मिनट, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सेकंड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका थर्ड। तो ये 3 तरह के आपके पार्टिकल हैं। देखो इसको मैं A नाम दे देती हूँ, इसको मैं B नाम दे देती हूँ और इसको मैं C नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब इन तीनों को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर से हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ये तीनों को इस तरह से ABC को आपको ज्वाइन कर देना है। बाकी सबको भी आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे आप ये A है आपका कैपिटल A, ये लेंथ है, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक इसको हमने B बोला है, लेंथ को, यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ लेंथ है, और ये C है, ठीक है, क्लियर। यहाँ आप B मान सकते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, फिर ये हो जाएगा आपका G, फिर ये आपका हो जाएगा H। तो इस तरह से ही मैंने डायग्राम पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर आप ABCD फेस को देखें, ये वाली फेस A B C और D, ये वाली फेस को देखना है। तो यहाँ पर आप देखें ABCD फेस को, है ना। तो इसमें देखेंगे आपको एक ट्राइंगल दिखाई देगा, देखो A B और C एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे जो भी स्फेयर बॉल, आपकी 3 स्फेयर बॉल मैंने ड्रॉ करी है, मैंने मान लिया कि इन तीनों की जो रेडियस है स्फेयर बॉल की, स्फेयर बॉल रेडियस, इसको मैंने R मान ली। जो स्फेयर बॉल की रेडियस है वो मैंने क्या मान ली है, R मान ली है, ठीक है, क्लियर। तो हम सबसे पहले जो हमारा ट्राइंगल ABC है ना, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम। ये जो मेरा ट्राइंगल मैंने देखा था, इस ट्राइंगल के अंदर मैं कौन सी थ्योरम लगा दूंगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगी। तो देखो हाइपोटेनियस मतलब कि AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर मेरी क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई। फिर BC मेरा क्या हो गया? BC स्क्वायर मेरा हो गया परपेंडिकुलर। और अगर मैं बेस की बात करूंगी तो बेस मेरी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी मेरी AB का स्क्वायर। तो ट्राइंगल ABC को मैंने लिया और इसमें मैंने क्या लगा दी है? इस ट्राइंगल ABC में मैंने लगा दी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि जो AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू B है। AC की वैल्यू क्या है? B है। ये देखिए A और C से लेकर तो AC की वैल्यू कितनी है? B है ना? और अगर बाकी की हम बात करें तो ये BC और दूसरी चीज़ क्या है? मेरा AB। BC और AB दोनों ही मेरा क्या रहेगा? A रहेगा, स्मॉल a रहेगा। ये यहाँ तक की लेंथ है, लेकिन ये तो सरफेस है ना, तो ये क्या हो जाएगी? ये मेरी हो जाएगी A। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं रख दूंगी A और यहाँ पर भी मैं रख दूंगी A, क्योंकि जो क्यूब की एज होती है उसको हम क्या मान लेते हैं? क्यूब की जो एज होती है उसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, तो B स्क्वायर आप देख सकते हैं कि B स्क्वायर कितना आ गया? B स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 2A स्क्वायर। B स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2A स्क्वायर। अगर मैं B की वैल्यू निकालूं तो जो स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा, और स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो उधर जाके रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, सॉरी 2A। बेसिकली स्क्वायर उधर गया तो वो क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। और मैं इसको एक्सपांड करूं तो ये हो जाएगा √2A। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? B की वैल्यू आ गई। इसको मैं क्या मान लूंगी? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूंगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं एज B इन टर्म्स ऑफ रेडियस R, अगर मैं एज B को देखूं इन टर्म्स ऑफ रेडियस R, रेडियस R, अब देखना ज़रा ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था कि जितने भी स्फेरिकल बॉल हैं इनकी जो रेडियस है वो कितनी है? R है। तो एज B मतलब यहाँ से लेकर देखो ये 1R, फिर यहाँ से यहाँ तक 2R, फिर यहाँ से यहाँ तक 3R और यहाँ से यहाँ तक 4R। तो अगर B को मैं इन टर्म्स ऑफ R लिखूँ तो देखो यहाँ से यहाँ तक R है, फिर यहाँ से यहाँ तक R है, फिर यहाँ से यहाँ तक R है और फिर यहाँ से यहाँ तक R है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि B इज इक्वल्स टू 4R? लिख सकती हूँ ना? B इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगी मैं? B इज इक्वल्स टू मैं लिख दूंगी 4R, और इक्वेशन नंबर इसको मैंने क्या दे देना है? 2। इक्वेशन नंबर क्या दे देना है? 2 दे देना है। सो यहाँ पर इसके आगे हम लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये जो B की मेरी वैल्यू थी, B की जो मेरी वैल्यू थी जिसको हम 4R बोल रहे थे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाके पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4R इज इक्वल्स टू में √2A। ठीक है, क्लियर? और अगर मैं A की वैल्यू निकालूं तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4R अपॉन में √2, 4R अपॉन में √2। क्लियर है? 4R के अपॉन में क्या हो जाएगी? 4R के अपॉन में √2 हो जाएगी, है ना? और अगर A की वैल्यू मैंने निकाली तो 4R के अपॉन में क्या हो गई? वो √2 हो गई, या इसको मैं बोल सकती हूँ 2√2R, है ना? तो ये यहाँ तक निकाल कर, और हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ तक निकाल कर इसको हम यहाँ पर ऐसी की ऐसी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो A को हमने सिंगल कर लिया। 4R की वैल्यू क्या हो गई थी? 4R इज इक्वल्स टू √2A हो गया था। ठीक है, तो A की वैल्यू को सिंगल किया तो 4R अपॉन में √2, या फिर A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√2 अपॉन में R, है ना? कैसे हो जाएगी 2√2? 4 की जगह पे देखो 4 को हम ऐसा कर लेंगे 2 × 2, और इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 अपॉन में √2। तो √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, है ना? √2 से √2 कैंसिल, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2√2, है ना? 2√2 और R। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया इसको सॉल्व। अब देखिए इसके बाद में इतना करने के बाद हम क्या करते हैं?
इसके अंदर हम देखते हैं कि सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर, अगर हम सीसीपी स्ट्रक्चर की बात करें तो सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर कितने स्फेयर होते हैं? बेसिकली 4 स्फेयर होते हैं, और जिनका वॉल्यूम क्या होता है? जिनका वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो कितना रहेगा? टोटल वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा? तो देखिए टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इन सीसीपी स्ट्रक्चर फोर क्यूब इज प्रेजेंट। कितने क्यूब प्रेजेंट हैं? 4 क्यूब इसके अंदर प्रेजेंट है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। यही होगा, एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम। अभी तक टोटल वॉल्यूम के बाद अगर हम बात करें क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। और अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पर तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2√2 आर का होल क्यूब, 2√2 आर का होल क्यूब हो जाएगा। अब इतना करने के बाद देखिए हम पैकिंग एफिशिएंसी का जो ऊपर हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 शेयर इनटू 100 टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखिए स्फेयर के थ्रू जो फॉर्मूला स्फेयर के थ्रू ऑक्यूपाई हो रहा है 6 स्फेयर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ए की, देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 4 स्फेयर, इसके अंदर 4 स्फेयर रहेंगे। सो 4 स्फेयर की हमने बात करी थी, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब हमने किया था। तो 4 स्फेयर के केस में अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला निकलेगा? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और नीचे आपका क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि कितना है? 2/2 आर का होल क्यूब। और इंटू में क्या कर देंगे हम? इंटू में कर देंगे 100, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 4 × 4 = 16/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16√2 आर क्यूब, 16√2 आर क्यूब, ये यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसल, और पाई की जो भी वैल्यू रहेगी वो आप यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 74%, 74%। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई? 74% हो गई, ठीक है, क्लियर। अगर हम एचसीपी लेटाइस की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? एचसीपी लेटाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हेक्सागोनल क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जो भी R = 2 है और एटॉमिक नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो बस आपको 4 × 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पे क्या कर देना है? 6 × 4/3 पाई आर क्यूब कर देना है। और उस केस में जो यहाँ पर रेडियस में रिलेशन आएगा वो 2r क्यूब आएगा, और आपको इंटू कर देना है 100 से। तो वो वाला जो सीसीपी स्ट्रक्चर मैंने आपको निकाल के बता दिया है। लेकिन जब हम एचसीपी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एचसीपी स्ट्रक्चर जो रहेगा, एचसीपी स्ट्रक्चर का आप लोग मुझे निकाल के बताएंगे कि किस तरीके से क्या उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है। फिर कल हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये यहाँ पर हमने पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करी है किसके अंदर? सीसीपी के अंदर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। एचसीपी आप लोगों को करना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको खुद करना है। और हेक्सागोनल का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर यहाँ पर देखिए 4 था, लेकिन हेक्सागोनल मतलब 6, सो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको जो भी उसका रेडियस का रिलेशन होगा वो निकालना है और फॉर्मूले में पुट करना है, और उसकी आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है।
इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। दूसरी चीज़, ये हमारा सॉलिड स्टेट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से देखा जाए तो ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें, तो बिल्कुल आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लास 9th का आपको कंटेंट ऑलरेडी करवा दिया गया है, साइंस का। क्लास 10th का भी अवेलेबल है, तो क्लास 10th के भी 2 चैप्टर्स आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आता है तो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालें, सो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।